हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ एडवोकेट शिव मिश्रा। और ज़्यादातर लोगों को अगर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे यानी कि ट्रायल कोर्ट में या लोअर कोर्ट जिसे आप कहते हैं, अगर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो अगर किसी उनके फ्रेंड सर्किल में या किसी रिलेटिव में जब पूछा जाता है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपने आप को एडवोकेट या सुप्रीम कोर्ट बताना पसंद करते हैं। वो अपने आप को लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला बताने में उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। मैं आपको बहुत सही बातें आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो प्रैक्टिस ट्रायल कोर्ट में कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए अगर कोई पर्सन किसी भी क्लाइंट को अगर जस्टिस दिला सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा अगर कोई पर्सन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उतनी ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते जितना कि एक ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आप ट्रायल कोर्ट पे, जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं भी ट्रायल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये बहुत प्राउड की बात है और ये मैं फील भी कर रहा हूँ और ये बातें बिल्कुल भी सही हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट की सच में मदद करना चाहते हैं, अगर आप सच में जस्टिस दिलाना चाहते हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन की साइड से या फिर आप डिफेंस काउंसिल की तरफ से अगर किसी को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, अगर बेसिकली हम क्रिमिनल मैटर में बात करें, तो ट्रायल कोर्ट का ही जो वकील है वही पर्सन उस एक्यूज्ड पर्सन के सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ठीक है, कुछ हम थोड़ा सा अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड चीज़ है। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, अगर वो एफआईआर आपको लगता है सिविल नेचर का केस है या फिर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो डेफिनेटली ये बातें बिल्कुल सही हैं कि हमारे जो ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, उसके पास पावर नहीं है कि उस एफआईआर को क्वेश कर पाए। ये पावर सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आप मान सकते हैं। तो इस सिचुएशंस में अगर अगर आपका अगर आपके अगेंस्ट में जो एफआईआर जो दर्ज हो गई है, अगर वो लगता है कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनते हैं, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकती है। या फिर अगर आपके खिलाफ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी किया और चार्जशीट भी फाइल किया, लेकिन चार्जशीट में वो मटेरियल नहीं है, वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होते हैं, जो जो ऑफेंस होने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके चार्जशीट में अगर नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली ये बातें बिल्कुल सही है कि ट्रायल कोर्ट का जो जज है वो उस चार्जशीट को वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्वेश्चन करने की सिर्फ पावर हाई कोर्ट में है। तो ये बातें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट का एडवोकेट आपको रिलीफ दिला सकता है। लेकिन ये सब सिचुएशन, जैसे एफआईआर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो एफआईआर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि उनकी भी अपनी एक टीचिंग ट्रेनिंग होती है। उनको भी, क्योंकि जो जब वो ऑफेंस मेड आउट होता है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उस एप्लीकेशंस में अगर वो ऑफेंस मेड आउट होता है जो बीएनएस में है या पहले आईपीसी में जो था, अगर उसकी या फिर कोई भी जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है, अगर इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो वो एफआईआर तभी दर्ज करता है। पुलिस ऑफिसर भी पहले से प्रिपेयर होता है, वो बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस के वो एफआईआर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो रहा है, उसको प्राइमरी फेसाई नहीं रख रहा है, तो डेफिनेटली वो पर्सन, क्योंकि नहीं तो वो एनसीआर में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में वो दर्ज करता है, एफआईआर नहीं दर्ज करता। तो बेसिकली लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि कोर्ट अगर 173(4) में आप एप्लीकेशन देके या पहले 156(3) में करके अगर आप करते हैं, तो कोर्ट भी, मजिस्ट्रेट तभी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कभी कोर्ट भी पहले कोर्ट कन्विंस होगी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। उसी कंडीशन पे ही कोर्ट परमिट करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे पुलिस, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जो एसओ एसएचओ होती है उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है। वो लोग भी अगर उस एप्लीकेशन से अगर वो प्राइमरी फेसाई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस या ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, तो वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो अगर दूसरा ऑप्शन सीएसपी के पास है, मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी ये पावर होती है, को एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसओ को निर्देश दे सकते हैं। लेकिन वो भी एक पढ़े लिखे, समझदार और एक एक्सपीरियंसफुल पर्सन होते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो ही परमिट करते हैं। तो कहने वाली बातें क्या है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से आपको इसी कंडीशंस पे रिलीफ मिल सकती है कि अगर आपके एफआईआर आपके अगेंस्ट में दर्ज हुई, अगर वो एफआईआर झूठा है,
तो डेफिनेटली आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाइए। तो एफआईआर क्वेश्चन के लिए जो पहले 482 सीआरपीसी में जो पावर थी और प्रेजेंट टाइम में जो 528 बीएनएसएस में जो पावर है, वहां से ऑनरेबल हाई कोर्ट आपका आपका चार्जशीट क्वेश्चन करता है। और एफआईआर अगर आपको क्वेश्चन कराना है तो एफआईआर के लिए आपको आर्टिकल में जाना पड़ेगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको जो प्रोविजंस दिए गए हैं 226, 227 या फिर आर्टिकल 32, वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली वहाँ पे उनके पास पावर है और उस एफआईआर को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समझने वाली बातें यहाँ भी आई कि अगर एफआईआर है, एफआईआर को अगर आपको क्वेश्चन कराना है तो डेफिनेटली आप रिट जुरिडिक्शन में जाते हैं हाई कोर्ट। लेकिन अगर चार्जशीट आती है, चार्जशीट क्वेश्चन के लिए आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप 482 जो पहले थी अब 528 में आप वहाँ पे जाते हैं। तो समझने वाली बात थी। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि क्या क्या जो ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट है अगर वो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या उसको अपने अंदर कोई हेजिटेशन की इसमें कोई बात नहीं। ये बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ही वकील आपके लिए सबसे ज्यादा रिलीफ, सबसे ज्यादा डिफेंस आपके लिए कर सकता है। अगर कोई पर्सन आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट का ही वकील ही कर सकता है। क्योंकि जो 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 बीएनएसएस में जो प्रोसीडिंग दी गई है, क्योंकि जो भी दिया गया है वही आपको सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से वही पर्सन आपके ट्रायल को लेके जाएगा। और चाहे आपका केस कितना भी खराब हो, अगर आपका ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली, क्योंकि हर एक पर्सन को क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रोसिक्यूशन को अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। हर एक एक्यूज पर्सन के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं। जैसे रिसेंटली अगर हम आपको एग्जांपल बताएं तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने एक पर्सन जिसको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अरेस्ट करने का कोई वैलिड रीजन उसको नहीं बताया गया था, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया था। तो सिर्फ इतनी ये बातें अरेस्ट वाले पर्सन ने, पुलिस ऑफिसर ने नहीं उसको बताया था, क्योंकि जो अरेस्ट मेमो था उसमें नहीं मेंशन था। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीजें, ये ग्राउंड बना उसके बेल के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत रिसेंट जजमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट ही है जो आपके जो प्रोसीजर है, चाहे वो अरेस्ट के समय पे हो, अरेस्ट में जो मैंडेट प्रोसीजर है जो बीएनएसएस में दिया गया, उसका पूरी तरीके से उसका फॉलो नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज पर्सन के लिए ही जाएगा। अगर अगर ट्रायल है, अगर उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई है, या फिर प्रॉपर, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया कि जो पहले 313 की प्रोसीडिंग होती थी उसमें कोर्ट की ये ड्यूटी थी कि एक्यूज को सारे सर्कमस्टांसेस, सारी सिचुएशन, सारे फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में एक्यूज पर्सन के सामने बातें रखी जाए। और अगर कोई ऐसी बातें जो एक्यूज के सामने नहीं रखी है कोर्ट ने, तो डेफिनेटली उस पर कन्विक्शन नहीं कर सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं। ट्रायल कोर्ट का वकील है, बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उस विटनेस की ट्रस्टवर्दी को पे वो डाउट क्रिएट कर सकता है। और वो ट्रायल कोर्ट का ही वकील है जो सबसे ज्यादा आपके लिए मदद करे, क्योंकि वही वो पर्सन है जो अपने बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन से बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करेगा। और वो जो फेयर ट्रायल, जो एक्यूज पर्सन का भी राइट है, वो डेफिनेटली उसको बताने में मदद कर पाएगा। तो अगर आप ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत प्राउड की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट का ही एडवोकेट क्रिमिनल मैटर में, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ही कमी से किसी पर्सन को सजा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसी की ही अच्छी मेहनत से ही कोई पर्सन जिसको एक्विटल होता है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस ट्रायल कोर्ट के वकील को ही होता है। तो बीइंग एज ए ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट होता है उसको बहुत प्राउड फील करनी चाहिए। जो उसको लोअर कोर्ट पहले कहा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रायल कोर्ट बताया है, लोअर कोर्ट की कोई ऐसी बातें नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है, जो एक्सपीरियंसेस भी है, इवन दैट अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर आपको कन्विक्शन भी कर दिया है या एक्विटल भी कर दिया है, फिर भी वो जो फाइल है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर जो भी चीज़ अपीलेट जुरिडिक्शन में वही फाइल जाएगी। मतलब जो आपके एडवोकेट ने जितनी मेहनत आपके लिए किया है, ट्रायल कोर्ट में जो मेहनत किया है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन उन्होंने किया है वही सारी फाइल, वही सारी की सारी फाइल ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर जो भी अपीलेट कोर्ट में जाएगी। तो अगर उन्होंने अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अगर उन्होंने एडमिशन किया है, अगर वो कंट्राडिक्शन और ओमिशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर उन्होंने उस पार्ट ऑफ रिकॉर्ड पे नहीं लगाया है, उन्होंने गलती किया है, तो इसके लिए जो पनिशमेंट होगा, जो भी चीज़ें होगा, वो एक पर्सन ही सफ़र करेगा। मतलब अगर आपका ट्रायल कोर्ट का वकील आपके लिए अच्छा मेहनत करता है तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट का वकील ही किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट में चाहे कितनी भी ग्रीवियस नेचर के एलिगेशंस लगे हों, अगर आपका ट्रायल कोर्ट का वकील बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपकी मदद कर सकता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये बातें मैंने हमेशा बताई भी है कि ट्रायल कोर्ट के जो ये बातें सच है कि ट्रायल कोर्ट के वकील चाहे जितनी मेहनत करे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ज़्यादातर मामले में अपने आप को सेफर मोड समझते हैं कन्विक्शन देना, बट जो ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने जो भी कंट्राडिक्शन, ओमिशंस, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट उन्होंने वहाँ पे पॉइंट किया होगा, फाइल में लगा होगा, उसका बेनिफिट जब अपीलेट कोर्ट पे जाता है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमेशा एक पर्सन को मिलता है।